नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं सुबह की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में करेंगे धुआंधार चुनाव प्रचार। अमित शाह बिहार और असम में संभालेंगे बीजेपी की कमान। जेपी नड्डा तेलंगाना में करेंगे जनसभा। कर्नाटक में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो गुजरात और छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी भरेंगे चुनावी हुंकार। महाराष्ट्र के बारजे क्षेत्र में एक साथ गरजेंगे शरद पवार और उद्धव ठाकरे। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी ने भी तेज की प्रचार की धार। उत्तर प्रदेश में अखिलेश और मायावती भी मैदान में डटे हुए हैं। राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी और राधा मोहन सिंह समेत तमाम दलों के दिग्गज आज भरेंगे नामांकन। 25 मई को छठे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना हुई जारी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गृह मंत्री अमित शाह की फर्जी वीडियो के मामले में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मंत्रालय की शिकायत पर एक्शन में पुलिस। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोनों ने ईडी की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बड़ा सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, 21 लोग घायल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज से सऊदी अरब के दौरे पर। गजा में संघर्ष विराम और इजरायली बंधक की रिहाई के प्रयासों पर करेंगे चर्चा। और खेल की खबरों में थॉमस कप के ग्रुप दौर में आज भारत का सामना इंग्लैंड से। ग्रुप सी में दूसरी जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल की राह आसान करना चाहेगी टीम इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। "400 पार" के नारे के साथ चुनावी रण में उतरी बीजेपी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के हर राज्य में जाकर चुनाव प्रचार करने में जुटे हुए हैं। दक्षिण के राज्यों में प्रधानमंत्री काफी फोकस कर रहे हैं ताकि 400 पार के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक और महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। पीएम मोदी कर्नाटक के बागलकोट में चुनावी जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी के हक में माहौल बनाएंगे, तो उसके बाद प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के सोलापुर, सतारा और पुणे में विशाल जनसभाएं करेंगे। सोलापुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा महायुति उम्मीदवार राम सातपुते के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी होम ग्राउंड में जनसभा करेंगे। उसके बाद उदयन राजा भोसले की प्रचार सभा में सतारा में होगी। पुणे की सभा शाम 5:45 बजे रेसकोर्स मैदान में होने वाली है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक में चुनावी रैली करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कर्नाटक में अपने प्रचार अभियान को धार दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खड़गे आज कलबुर्गी में एक के बाद एक 3 रैली करने वाले हैं। तो जहां कांग्रेस पार्टी का धुआंधार प्रचार जारी है, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात की पाटन और छत्तीसगढ़ की बिलासपुर सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। यहां पार्टी को साल 2019 के रुझान को उलटने की उम्मीद है। राहुल गांधी आज पाटन में एक रैली को संबोधित करेंगे। पाटन में कांग्रेस उम्मीदवार चंदन जी ठाकुर का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद भरत सिंह जी डाभी से है।
साथ ही राहुल गांधी बिलासपुर में चुनावी रैली करेंगे। बिलासपुर में कांग्रेस ने मौजूदा विधायक देवेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला बीजेपी के तोखन साहू से है। यह सीट भाजपा का गढ़ रही है और पिछले साल के राज्य चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। फिर भी सबसे पुरानी पार्टी को इस बार अपने सामाजिक कल्याण एजेंडे के आधार पर महत्वपूर्ण लाभ होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ओडिशा की 2 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। संबलपुर सीट से नागेंद्र प्रधान और कटक से सुरेश मोहपात्रा चुनावी मैदान में होंगे। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी नेताओं का धुआंधार प्रचार भी जारी है। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम असम के गुवाहाटी में एक भव्य रोड शो करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समर्थकों के आने की भी उम्मीद है और इसका उद्देश्य लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण से ठीक पहले मतदाताओं तक पहुंचना है। इस रोड शो में अमित शाह के साथ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहेंगे। भाजपा ने प्रतिष्ठित गुवाहाटी लोकसभा सीट से गुवाहाटी की पूर्व डिप्टी मेयर बिजुली कलिता मेधी को टिकट दिया है, जहां तीसरे चरण में मतदान होना है। कांग्रेस ने इसी सीट से मीरा बो ठाकुर गोस्वामी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस, AIUDF सहित विपक्षी दलों के अन्य वरिष्ठ नेता भी आज तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। असम में तीसरे चरण के तहत गुवाहाटी सीट के साथ साथ बारपेटा, कोकराझार और धुबरी सीटों पर भी मतदान होना है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के लिए 7 मई को मतदान होना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे की आज पुणे के बारजे क्षेत्र में संयुक्त रैली होने वाली है। दोनों दिग्गज नेता मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले की चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। यहां उनका मुकाबला अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के साथ है। एनसीपी में 2 फाड़ होने के बाद बारामती में यह पहला चुनाव है जिसमें अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार से अलग होने का फैसला किया और महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल हो गए। खास बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी भी महाराष्ट्र में 3 रैली करने जा रहे हैं, जिनमें से पुणे भी है। और महाराष्ट्र से आइए अब आपको लिए चलते हैं बिहार के सियासी पारे की तरफ, जहां बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार आज से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। नीतीश कुमार आज एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के समर्थन में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री आज खगड़िया से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार राजेश वर्मा, मधेपुरा से जेडीयू उम्मीदवार दिनेश चंद्र यादव और अररिया लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के समर्थन में रैलियां करेंगे। इस लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। और अब बात उत्तर प्रदेश की। लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक पूरे दमखम के साथ इसमें जुटे हुए हैं। विपक्ष की बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती लगातार चुनावी जनसभाएं कर रही हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन के प्रमुख साझेदार समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार प्रचार कर मतदाताओं का दिल जीतने में लगे हुए हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 9वीं लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से सैयद दानिश, अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य और आजमगढ़ से सबीहा अंसारी चुनाव लड़ने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के 2 चरण बीतने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं का दिल जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लखनऊ लोकसभा सीट से देश के रक्षा मंत्री और भाजपा प्रत्याशी राजनाथ सिंह आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। राजनाथ सिंह आज सुबह 10 बजे लखनऊ स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय पहुंचेंगे और इसके बाद रथ पर सवार होकर जुलूस के साथ कलेक्ट्रेट जाएंगे। राजनाथ सिंह के साथ जुलूस में सीएम योगी और उत्तराखंड के सीएम धामी समेत तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। राजनाथ तीसरी बार लखनऊ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
और अब एक और लोकसभा सीट जो कि हॉट सीट बनी हुई है उत्तर प्रदेश की, वो है अमेठी लोकसभा। यहां से भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाई गई हैं सांसद स्मृति ईरानी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ आज भाजपा कार्यालय से कलेक्ट्रेट मोड़ तक रोड शो भी करने वाली हैं। नामांकन से एक दिन पहले स्मृति ईरानी ने रविवार को अयोध्या में श्री राम लला की पूजा अर्चना की और राष्ट्र की प्रगति की कामना भी की। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने इस सीट पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को करीब 55,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो उसने अभी तक अमेठी से अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अमेठी में 5वें चरण के तहत 20 मई को मतदान होना है। और अब बात लोकसभा चुनाव के छठे चरण की, जहां उसकी अधिसूचना आज जारी हो गई है। इस चरण में 25 मई को 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों, हरियाणा की सभी 10, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार तथा पश्चिम बंगाल की 8, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा। उम्मीदवारों के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 6 मई है। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। भाजपा के समर्थन में लंदन में रन फॉर मोदी और फ्लैश मॉब कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। यह ब्रिटेन में बसे प्रवासी भारतीयों का एक समूह है। इस समूह ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना समर्थन जताया है। तो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके ने यह आयोजन किया, जहां उन्होंने भाजपा के प्रति अपना समर्थन जताया। आपको बता दें कि ब्रिटेन में बसे प्रवासी हैं ये भारतीय, और इन्होंने भाजपा के लिए लंदन में रन फॉर मोदी किया और एक फ्लैश मॉब का आयोजन भी किया, जहां नृत्य के जरिए इन्होंने भाजपा के प्रति अपना समर्थन जताया। तो ये तो थी खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक वीडियो बयान से छेड़छाड़ करने वाले वीडियो पर दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है। स्पेशल सेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे पोस्ट करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे के संबंध में एक भाषण दिया था जिसमें छेड़छाड़ की गई थी। जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। देश भर में ऐसे एक्स हैंडल चलाने वाले स्पेशल सेल के रडार पर हैं और कहा यह भी जा रहा है कि इस सिलसिले में जल्द गिरफ्तारी की संभावना भी है। वीडियो डिलीट करने वाले भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। और अब बात दिल्ली आबकारी घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, और जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों दिग्गज नेताओं की याचिकाओं पर जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल केजरीवाल और सोरेन की एक ही शिकायत है। दोनों ने प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे चुनौती दी है। हेमंत सोरेन ने झारखंड हाई कोर्ट पर देरी का आरोप भी लगाया है, तो वहीं केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। और अब बात पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले की। सुप्रीम कोर्ट संदेशखाली में जमीन हड़पने और जबरन वसूली के मामलों की अदालत की निगरानी में चल रही सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली बंगाल सरकार की याचिका पर आज सुनवाई करने वाला है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ आज विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगी। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पारित एक आदेश में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को एक विशेष जांच दल बनाने के बाद मामले में अपनी जांच शुरू करने का निर्देश दिया था।
मुख्य न्यायाधीश TS शिवगणम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने CBI से हाई कोर्ट को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है, जिसके बाद हाई कोर्ट अगली कार्रवाई पर फैसला करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट बंगाल में साल 2016 में शिक्षण और गैर शिक्षण पदों पर की गई 25,753 नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में एक बड़ा हादसा हुआ है। बेमेतरा जिला के कठिया गांव में हुए इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 21 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 4 लोगों की स्थिति गंभीर है। आपको बता दें कि गंभीर रूप से लोग ये जो घायल हैं वो रायपुर एम्स रेफर कर दिए गए हैं। ये हादसा तब हुआ है जब पिकअप वाहन में सवार ये सभी लोग एक पारिवारिक समारोह से वापस लौट रहे थे। पिकअप वाहन की सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी से टक्कर हुई। मामले की जानकारी मिलते ही बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा, SP रामकृष्ण साहू सहित कई अधिकारी जिला अस्पताल बेमेतरा पहुंचे हैं और इससे जुड़ी लगातार अपडेट भी हम आपको आगे भी देते रहेंगे। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बिछ गई लोकसभा चुनाव की बिसात, बढ़ गया सियासी घमासान। केंद्र में किसकी बनेगी सरकार? क्या है राजनीतिक दलों के दावे और क्या है उनकी हकीकत? हर राज्य की चुनावी खबर और जनता के मुद्दे, होगा चुनाव से जुड़ी हर खबर का अपडेट। देश के कोने कोने में मौजूद हमारे संवाददाताओं से देखिए जनादेश हर शाम 6:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। जनादेश के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ DD न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात तट से दूर अरब सागर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास लगभग 86 किलोग्राम ड्रग्स के साथ 14 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। भारतीय तटरक्षक बल ने NCB और गुजरात ATS के साथ मिलकर इस संयुक्त अभियान को अंजाम दिया है। पाकिस्तानी नाव में मिली इस प्रतिबंधित सामग्री की कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पिछले कुछ दिनों से खुफिया इनपुट के आधार पर एजेंसियों द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसके बाद एजेंसियों को यह सफलता मिली है। केंद्रीय खान मंत्रालय आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन आयोजन कर रहा है। इस शिखर सम्मेलन का विषय महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन लाभकारी और प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना है। महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन का लक्ष्य सरकार और उद्योग जगत के हितधारकों को CRM के घरेलू उत्पादन में तेजी लाने एवं भारत के आर्थिक विकास और सतत विकास से जुड़े उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए आवश्यक ज्ञान, आपसी जुड़ाव और उपकरणों की सुविधा प्रदान करना है। सम्मेलन में उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, शिक्षाविद और नीति विशेषज्ञों समेत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के लोग मंच साझा करने वाले हैं।
आइए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री अपने दौरे के दौरान गजा में युद्ध विराम के प्रयासों और इजरायली बंधकों की रिहाई पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री गजा को मानवीय सहायता पहुंचाने पर भी वार्ता करेंगे। वह संघर्ष को फैलने से रोकने और क्षेत्र में स्थायी शांति और सुरक्षा के लिए चल रहे प्रयासों पर भी चर्चा करेंगे। अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान ब्लिंकन खाड़ी सहयोग परिषद की एक मंत्री स्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। और भारत इस समय मिशन गगनयान की तैयारी कर रहा है। गगनयान को लेकर कैसी है इसरो की तैयारी, इस पर हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें इससे जुड़े तमाम पक्षों पर विस्तार से बात कर रहे हैं। तो आइए आज देखते हैं मिशन गगनयान किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और क्या है इसकी विशेषताएं। तो मिशन गगनयान लगातार प्रगति कर रहा है और अपनी विशेषताओं के साथ आगे बढ़ रहा है। आप इस खास रिपोर्ट को दीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति, क्योंकि अगला कार्यक्रम है नया सवेरा और नया सवेरा में आप देखेंगे तमाम वो बड़ी खबरें जो देश और दुनिया से जुड़ी हुई हैं। और यदि आपको भी लगता है कि जैसे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाते हैं वैसे ही अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर भी आ जाते हैं, तो आपको बता दें कि उतना आसान नहीं होता है। स्पेस में जाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना वापस पृथ्वी पर आना होता है। तो आइए आप इस रिपोर्ट को देखिए, गगनयान सीरीज से जुड़ी हुई है, जिसमें आज के अंक में हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार अंतरिक्ष यात्री की धरती पर वापसी कैसे होती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। पृथ्वी पर वापस आने के लिए अंतरिक्ष यान धीरे धीरे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक विशेष किस्म की हीट रेसिस्टेंट चादर लगी होती है। अगर ये चादर नष्ट हो जाए तो अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस नहीं आ सकेंगे। इन सब से बचने के बाद अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर लैंड हो जाते हैं। सामान्यतया स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग रनवे पर ही कराई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी अंतरिक्ष यान हैं जिनकी लैंडिंग समुद्र में कराई जाती है। गगनयान मिशन के मामले में अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो मॉड्यूल की लैंडिंग भारतीय जल में ही होगी। हालांकि इसरो का कहना है कि चूंकि गगनयान मिशन में मानव अंतरिक्ष उड़ान शामिल है, इसलिए जब चालक दल की सुरक्षा की बात आती है तो कोई जोखिम नहीं लिया जा सकता। इसलिए इसरो ने संभावित बिंदुओं को चिन्हित किया है जहां कैप्सूल यानी कि अंतरिक्ष यात्री वाला मॉड्यूल उतर सकता है। एटमॉस्फेयर में वो एंट्री होने के समय उनका हीट लगभग, मैं बोला ना 1000 to 1200 डिग्रीज उतना होता है, बिकॉज वो फ्रिक्शन के कारण। देन बहुत स्पीड में आएगा। उसी स्पीड में धरती में किधर भी, इवन पानी में घुसा तो भी वो ब्रेक हो जाएगा। सो इसलिए उसमें 3 तरीके से पैराशूट रखा है। फर्स्ट एक पैराशूट ओपन होगा, स्पीड को थोड़ा कम करेगा। देन सेकंड पैराशूट ओपन होगा और कम करेगा। देन तीसरा पैराशूट ओपन होगा, कम करके सही जगह में वो लैंड होगा। इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों और मॉड्यूल की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए दुनिया भर में 48 बैकअप पॉइंट्स की पहचान की है। ये बड़े जल क्षेत्र हैं जहां अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित उतारा जा सकता है। इसरो के मुताबिक वैसे अरब सागर इसके लिए आदर्श स्थल है, लेकिन यहाँ कोई समस्या होने पर दूसरे पॉइंट्स को भी विकल्प के तौर पर चुना जा रहा है। भारतीय एजेंसियां लैंडिंग साइट पर तैनात रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।